4 भाइयों की पत्नी 3। घर के सारे कामों को कर वैदेही अपने लिए खाना निकाल सबसे लास्ट में खाती है, और जो बचे हुए काम थे उन्हें भी खत्म कर वैदेही अपनी सास के पास जाती है, जो बाहर आंगन में लगे एक बड़े से झूले में बैठी झूल रही थी, और उसके ही पास कुछ नौकरानी बैठी हुई थी। उद्धरण चिन्ह। फलों से भरी टोकरियों को गिन रही थी। वैदेही डरते हुए ही अपनी सास के पास जा डरती हुई निगाहों से बोली, मम्मी जी। वैदेही की आवाज सुन सासू माँ नजरें घुमा वैदेही को देख मुस्कुरा कर बोली, बहू रानी कहो क्या काम है, आओ बैठो हमारे पास। कहते हुए ही उन्होंने वैदेही को अपने पास झूले में बैठने का इशारा की। वैदेही नजरें झुकाकर, नहीं हम ऐसे ही ठीक है। सासू माँ, अरे काहे इतना शर्मा रही हो बहू रानी, आओ बैठो, वैसे भी हमारे बाद तुम ही इस झूले पर बैठने वाली हो। जैसे हमारी सास बैठा करती थी, फिर हम, और हमारे बाद तुम, और तुम्हारे बाद तुम्हारी बहू। कहते हुए सासू माँ ने वैदेही का हाथ पकड़ उसे अपने बगल में बिठा ली। वैदेही भी अब मना नहीं कर पाए और डरते हुए ही बैठ गई। एक नौकरानी वैदेही को डरते हुए देख कहती है, लगता है बड़ी ठाकुराइन नई बहू कुछ ज्यादा ही डरती है आपसे, तभी तो देखो जरा एक शब्द भी नहीं निकल रहा इसके मुंह से। कहते हुए ही वो हंसने लगी। तो वैदेही नजरें झुका ली और सासू माँ वैदेही का जबड़ा पकड़ अपनी तरफ घुमाकर बोली, कहो बहू रानी के बात करनी है तने। वैदेही डरते हुए, मम्मी जी, क्या हम एक बार हॉस्पिटल होकर आ सकते हैं? बस एक बार हमें हमारी माँ को देखना है, बस एक बार हम उन्हें देखकर जल्दी आ जाएंगे। वैदेही ने लगभग गिड़गिड़ाने वाले स्वर में कहा। क्वोट। सासू माँ वैदेही को सर से पांव तक देखते हुए कहती है, बहू रानी ब्याह हो गया है थारा, अब तू अपने पिहर की सारी फिक्र छोड़ और सासरे पर ध्यान दे। वैसे भी थारी माँ का इलाज अच्छे से हो गया है और देखभाल के लिए भी एक नर्स रख दिए है, तो तने फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस थारा काम इतना है, थारे को मारे चारों छोरों का अच्छे से ध्यान रखना है और सभी को एक जैसा प्यार देकर सब में शांति बनाए रखना है। और सबसे बड़ी बात, जितनी जल्दी हो सके पाँव भारी होने की खबर सुना दे मने। देख वैसे तो छोरा से वंश आगे बढ़े है, मगर तू हमें छोरी भी देती है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मारे को छोरियां ज्यादा पसंद है। मारे को 4 छोरे के बाद 5वीं छोरी हुई थी, पर वो गुजर गई। तब से मन में आस रह गई, इसीलिए बस एक छोरी काफी है घर में, पर तुझे छोरा तो देना ही है ताकि वंश आगे बढ़ सके। अभी से ही तैयारी शुरू कर दे, थारे को कोनो काम ना करना है घर माँ, बस तुझे अपने बिन के कामों को ही करना है और उन्हें खुश रखना है, बाकी कामों के लिए नौकर भरे पड़े हैं यहाँ पर। कहते हुए ही सासू माँ वैदेही के बदन पर बने उन लाल निशानों को देख मुस्कुराने लगी। वैदेही इन सभी बातों को सुन कुछ भी ना बोल पाई। वो सर हिला दी, बेचारी करे भी तो क्या, उसने खुद ही इस दलदल में कदम रखी थी तो उसका खामियाजा उसे भुगतना ही था। वैदेही अब कमरे में आ गई। कल रात जहां पर उन 4 भाइयों के साथ थी, वैदेही को काफी दर्द के साथ कमजोरी भी महसूस हो रही थी। वो जैसे ही बिस्तर पर जाकर लेटती है, उसकी आंखें लग जाती हैं और वो गहरी नींद में सो जाती है। शाम के करीब 5 बजे अर्जुन और आदित्य अपने कामों की निपटा घर आते हैं। उनके पीछे शौर्य और शान भी आते हैं। नौकरानी पानी का ग्लास ला उन्हें देती है तो अर्जुन अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर पूछता है, छोटी ठाकुराइन है? वो नहीं दिख रही। नौकरानी सर झुकाकर कहती है, बड़े ठाकुर छोटी ठाकुराइन तो दोपहर से कमरे में है, शायद वो थकी हुई थी इसीलिए आराम कर रही हैं। आदित्य, ठीक है जाओ तुम अब इतना बोल उसने अपने कदम ऊपर कमरे की तरफ बढ़ाया। उसके पीछे ही अर्जुन भी चल पड़ा। शौर्य और शान दोनों ही हॉल में ही बैठे रहे, क्योंकि उनके पापा ठाकुर जो आ गए थे। उद्धरण चिन्ह। दोनों भाई जब कमरे में आए तो दोनों ने देखा वैदेही किसी छोटे बच्चे की तरह एकदम सिकुड़ कर बेड पर सोई हुई है, और वो उस बड़े से किंग साइज बेड पर किसी कुत्ते के बच्चे से कम नहीं लग रही थी जो सिकुड़ कर थोड़ी सी जगह पर सोई थी। दोनों भाई की नज़र वैदेही पर जम सी गई। उसने साड़ी पहनी थी जो सोने की वजह से अस्त व्यस्त हो चुकी थी। उद्धरण चिन्ह। और उसके बदन से थोड़ा हट चुकी थी, जिस कारण कल रात जो हुआ उसका हाल वैदेही का खुला हुआ बदन साफ दिखा रहा था। दोनों भाई बेड पर चढ़कर दोनों तरफ बैठ गए और गौर से वैदेही को देखने लगे, जिसके चेहरे पर नींद में भी दर्द साफ नजर आ रहा था। अर्जुन अपनी सनकी सी आवाज में वैदेही के बदन को ताड़ते हुए कहता है,
अगर पहली ही बार में मान जाती और शादी कर ली होती तो कल जो हुआ वो ना होकर जो होता वो प्यार से होता और उसमें कुछ सुकून तुझे भी मिलता। मगर तूने वैसा ना कर हमारे गुस्से को जगाया, अब उसी गुस्से को हर पल सहना तो होगा ही तुझे। आदित्य भी अपने हाथ को वैदेही के चेहरे पर फेरते हुए कहता है, पता है तुम शहरी चुहिया हो, जिसे हमारी परंपरा और रीति रिवाजों से मतलब नहीं है, मगर जल्दी ही तुम्हारे पैरों पर बेड़ियां बांधनी जरूरी है, वरना कोई भरोसा नहीं तुम कब चिड़िया की तरह मौका देखते ही उड़कर भाग जाओ। कहते हुए ही उसने अपना हाथ वैदेही के पेट पर रख दिया और अर्जुन की तरफ देखते हुए शैतानी अंदाज में बोला, इसे बांधे रखने का बस एक ही रास्ता है, जितना जल्दी हो सके इसके पेट में हमें हमारा बीज डालना होगा ताकि ये सेहरी चुहिया चाहे भी तो भाग ना पाए। आदित्य की बात पर अर्जुन भी शैतानी अंदाज में मुस्कुराया और धीरे से वैदेही के ऊपर झुक गया। वैदेही नींद में थी और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बदन पर अपने बदन को मल रहा है, उसके नाजुक अंगों को छू रहा है और कोई उसके होठों को चूम रहा है। वैदेही नींद में कसमाते हुए अपनी आंखें खोलती है और आंखें खोलते ही उसकी आंखों के आगे उसके चारों पति होते हैं जो उसके बदन के साथ खेल रहे थे। ये देख वैदेही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डर भरी निगाहों से उन सभी को देखने लगती है। उद्धरण चिन्ह।